जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं एक मैराथन क्लास लूँ CUET PG एमएड के लिए। तो देखिए थोड़ा सा टाइम का अभी प्रॉब्लम है, बट अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मैं ले सकती हूँ तो उसके साथ मैं पूरा अपना टाइम जो है वो दे रही हूँ और साथ ही कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो वो मैं करा सकूँ। इसके अलावा जितनी भी इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसका जो पहला वाला हमने पार्ट किया था उसमें हमने तकरीबन 51 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम उसके आगे के ही क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके पहले वीडियो में जो ये है, ये प्लेलिस्ट इस पूरे के पूरे सेक्शन की मैं यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कर दूँगी, वहाँ से आप ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सेट कराए गए हैं उन्हें ज़रूर देख कर जाएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था कि व्हेन इज़ इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। 24 जनवरी इसका आंसर होगा। ऑडियो विजुअल इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, रेडियो है, टेलीविज़न है, OHP है या ऑल ऑफ द एबव। तो इसके आंसर में मैंने आपको लास्ट क्लास में टेलीविज़न बताया था जितना मुझे याद है, बट चूँकि आंसर की में ये आपके विद्यापीठ का पेपर है जो कि आया हुआ है, उन्होंने ऑल ऑफ द एबव लिया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने रेडियो को कैसे ऑडियो विजुअल दोनों एड के रूप में देख लिया है, बट जब उन लोगों ने इस चीज़ को माना है तो अगर आए तो आप ऑल ऑफ द एबव के साथ जाइए। मेरे हिसाब से तो टेलीविज़न ही है जिसमें आपके दोनों सेंसेस जो है वो काम कर रहे हैं और वो ऑडिटरी और विजुअल दोनों चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट है कि अगर मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? आपको अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि किस मेथड से उस बच्चे का जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई बच्चा मानसिक रोग से पीड़ित होगा तो आपको उसको पर्सनली केयर और असिस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने दवा दे दिया, आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको उसके ऊपर परमानेंट नज़र रखनी होगी। उसके फैमिली हिस्ट्री, क्यों, उसका रीज़न जानने के लिए आपको उस बच्चे के बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी होगी और जहाँ भी इन डेप्थ स्टडी आएगा वहाँ पे आपका केस स्टडी मेथड आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, व्यक्ति इतिहास विधि द्वारा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को चुरा रहा है, स्टीलिंग की उसको आदत है, तो आप क्या दे करके उसकी आदत को दूर कर सकते हो? उसको प्रताड़ना दे करके, हैरासमेंट करके, एग्जाम्पल्स दे के, रिवॉर्ड करके या पनिशमेंट देकर? तो देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको हरासमेंट तो नहीं करेंगे। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट भी दे करके काफ़ी सारे लोग बताते हैं। बट जो सबसे अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो एग्जाम्पल देकर, जैसे आप बच्चे को सामने से बता रहे हो कि इसने ऐसा काम किया, देखो इसने चोरी की तो उसको ये पनिशमेंट मिली, रेदर देन उस बच्चे को पनिशमेंट के थ्रू आप सिखा रहे हो। तो आप एक उदाहरण दो ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ आए। तो इस तरीके से आप बच्चे के अंदर से चोरी की हैबिट को दूर कर सकते हो। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के क्या क्या सिम्टम्स हैं? स्टीलिंग, फिजिकल डिफॉर्मिटी, नॉट डूइंग द वर्क या ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव देखिए, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम कि अगर किसी के अंदर फिज़िकल डिफॉर्मिटी है तो ही वो बच्चा समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, क्योंकि आप देखेंगे जो बड़े बड़े विलन हैं जो सोसाइटी में किसी न किसी रूप में रह रहे हैं, दैट डजेंट मीन दे आर वेरी फिज़िकल डिफॉर्मिटी उनके अंदर है। कभी कभी वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका फिज़िकल जो है वो अपीयरेंस भी अच्छा होता है, बट इंटरनल हम किसी को नहीं जानते हैं। बट हाँ, दिस इज़ ऑल्सो ऐसे केसेस में देखा गया है, इसलिए इसको इसमें डाला गया है। तो ऑल ऑफ द एबव इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु रिव्यू द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ NEP 1986 का है NP। तो आपका यहाँ पे NPE या NEP आपका 1986 की बात की जा रही है कि ये जो पॉलिसी थी इसको रिव्यू किस कमेटी ने किया था। तो रिव्यू का ईयर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम POA 1992 कहते हैं। 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, जो चीज़ इसमें छूट गई थी उसको इसमें कवर किया गया था कुछ मेजरली एरियाज़ में। तो इसको यशपाल कमेटी, राम मूर्ति कमेटी, हंसा मेहता कमेटी या
किस में से कोई भी नहीं। तो राम मूर्ति कमेटी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राम मूर्ति कमेटी ने ही इसको क्या किया था, आपका रिव्यू करने का काम किया था, राम मूर्ति कमेटी। इसके पहले 90 में जनार्दन रेड्डी की भी कमेटी आई थी, बट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के होने के कारण फाइनली 92 में राम मूर्ति कमेटी को अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है। यशपाल कमेटी, आपको पता है कि इनका जो है 93 में लर्निंग विदाउट बर्डन आया है, यशपाल जी का लर्निंग विदाउट बर्डन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा इन्होंने 2007 में और 6 में भी एक टीचर से रिलेटेड काम किया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में जाकर के ज़रूर एक बार फाइंड आउट करिए। जब आप टीचर एजुकेशन का पेपर देने जा रहे हैं तो यशपाल जो टॉपिक है, जो इनका नाम है, वो अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को लिए हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लेखक कौन हैं? शेल्डन, आइजेंक, टप्पन या क्रशमर। ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है आपकी बुक है, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो वयस्क से पहले जो एडोलेसेंस वाले बच्चे हैं, जब वो कोई अपराध करते हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो जो टप्पन है ये इसके राइटर है। दिस इज़ अगेन द फैक्चुअल क्वेश्चन, तो ये आपको याद है, राइटर्स के नाम में इसको ज़रूर आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अगेन देखिए NEP 2020 से क्वेश्चन आ ही गया। सो NEP 2020 को पहली बार लागू, सबसे पहला राज्य था वो था कर्नाटक, जो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेट दैट इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020, द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये किसने लिखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइटर्स कौन है और उनकी किताब क्या है, इससे क्वेश्चन आता है। और बहुत बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप एक क्वेश्चन बैंक बनाते हो ना कि राइटर कौन है और ऑथर कौन है, उसके मतलब बुक कौन सी है, तो आपको मिलेगा कि काफ़ी बार रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है ये लिखा गया है जॉर्ज पेने द्वारा, जिनको हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर भी कहते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ सोशियोलॉजी के फादर को देखोगे तो वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं, बट अगर हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जब हम शिक्षा जगत में हैं और शिक्षा जगत की बात करेंगे तो वहाँ पे जॉर्ज पेने का नाम आता है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में और इनकी इस किताब के बारे में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनटचेबिलिटी को एंड करना किस आर्टिकल में कहा गया है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, आर्टिकल 17। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए, आर्टिकल 17 में ऐसा कहा गया है। सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास है। भाई किसने कहा है? मीन्स जो सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, अब वो चेंजेस किस दिशा में हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, बट वो चेंज जैसे भी होगा, चाहे सकारात्मक रूप में हो, नकारात्मक रूप में हो, किंतु वो सामाजिक विकास का कारण बनता है, समाज का विकास वहाँ से होता है। ये किसने कहा है? तो स्पेंसर, मैकाइबर, हेंसन और डेविस। अगेन फिर से देखिए, ये एक आपको कोड दे दिया गया है और नाम पूछा है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने ये चीज़ कही है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? जो आपके DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके DPSP है वो हमने किस देश से लिया है? तो वो हमने लिया है आयरलैंड से। DPSP याद रख सकते हैं तो ऐसे भी याद रखिए, अदरवाइज़ जो हमारे देश की डायरेक्टिव पॉलिसी है, प्रिंसिपल्स है, उसको हमने आयरलैंड से लिया है। अच्छा, आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड दो हैं। इंग्लैंड के ही एक पार्ट में नॉर्थ आयरलैंड आपका आता है। ब्रिटेन के पार्ट, ब्रिटेन जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, उसके एक पार्ट में नॉर्थ आयरलैंड का भी पोर्शन आता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? Who was the provisional president of the Constituent Assembly? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे जो कि आपके अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी आपके ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। यहाँ पे आपको बात की गई है केब की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यस, तो ये केब से भी काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। केब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल दिया, बट इसको हम केब भी बोलते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल या बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। इसका ईयर याद रखेंगे आप। समानता का अधिकार ये कहाँ है? तो ये तो सारे बच्चों को याद होता है, क्योंकि शुरुआत में जब आप पहली बार आपको SST पढ़ाई जाती है 5th 6th में, तो जब इसकी बात आती है राइट्स की, तो राइट्स में हमें सबसे पहले यही बताया जाता है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में ये आता है। ठीक है, ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आई फील कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, बट मैं पढ़ ले रही हूँ थोड़ा, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। देखिए अभी हमने जो बात की थी वो बात की थी DPSP की, आपको याद रखना है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आपका कहाँ से, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अब बात की जा रही है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे, एक नागरिक होने के एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री वी हैव सर्टेन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रशिया से। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो FD की बात करेगा तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी रशिया से ली गई हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। इन विच ईयर नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन इस्टेब्लिश किया गया था, तो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए मैं क्लियरली पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया है। विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1958 रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, औरतों की शिक्षा से संबंधित 1958 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बनाई गई थी। देखिए सबसे पहले दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ही आती है, इसके बाद हंसा मेहता कमेटी आती है, फिर ये भक्त वत्सलम आती है। एक पेपर में इसको क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958, 59 में आपका या 62 में हंसा मेहते है और भक्त वत्सलम सबसे लेटेस्ट मतलब लास्ट में है। तो ये वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये आपका आ गया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशियोलॉजी से, जो कि है क्लास इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड कास्ट। आप किस क्लास को बिलोंग करोगे वो आपके जन्म से निर्धारण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। क्योंकि एज अ कास्ट अगर आपकी जो भी कास्ट है यू हैव सर्टेन प्रिविलेजेस एज वेल एज सर्टेन डिसएडवांटेजेस जो कि आपके बर्थ के साथ आपको मिलती है, यू कैन नॉट चूज़ इट। तो दिस स्टेटमेंट इज़ फ्रॉम चार्ल्स कूले। ओके, चार्ल्स कूले की स्टेटमेंट है ये, जो आपको याद रखना है। इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, इसको तो मैंने वीडियो में ही काफ़ी बार बताया है कि RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और आपका 2009 में ये आया था, बट लागू 2010 में हुआ था। ओके अच्छा, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, क्योंकि अभी मैं फ़्लो में होती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं उनको ताकि डिस्टर्ब ना हो, वो टू द पॉइंट बिल्कुल अपना कंसंट्रेट होकर पढ़ें और जल्दी कम समय में वो अधिक से अधिक कंटेंट को कंप्लीट कर सकें। बट इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन माई की स्पीड तो आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो करके बनाऊँ। ओके, हु स्टार्टेड सर्व शिक्षा अभियान एट फर्स्ट, SSA 2000 में आया, 2001 में स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट करने वाले नन अदर देन हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्टार्टिंग कब हुआ था, नेशनल लिटरेसी मिशन, ये है आपका 1988। करेक्ट ऑप्शन 1988। NLM शॉर्ट में इसको बोलते हैं, NLM 1988 में ये आपका हुआ था स्टार्ट। अच्छा, मध्याह्न भोजन का नया नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पर जो मिड डे मील है उसका नया नाम रखा गया है प्रधानमंत्री न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग स्कीम। काफ़ी बड़ा नाम रख दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पूरा नाम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि देखिए एक तो मुख्यमंत्री नहीं है, CM से कंफ्यूज मत होइएगा, PM ही है भाई। और न्यूट्रिशन पावर बिल्डिंग स्कीम इसका नया नाम है। आदर्शवादियों के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है, आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट सब कुछ किस में मानते हैं, आइडियलिस्ट जो होते हैं ये सब कुछ मानते हैं कि एवरीथिंग लाइज इन द आइडियाज़, ये सत्यम शिवम सुंदरम वाली थियोरी में बिलीव करते हैं। और इनका मानना है कि आपकी जो सोच है वही सब कुछ है, सोच है तभी आप आगे बढ़ पा रहे हो, सोच है तभी आप चीज़ों को देख पा रहे हो, एक महसूस कर पा रहे हो। तो सेंसरी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं, ओपिनियन भी नहीं, थिंकिंग बेस्ड, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द आइडियाज़। जो ये पूरा वर्ल्ड है दैट इज़ अ बेस। तो थिंकिंग बेस्ड इनके अकॉर्डिंग जो आपका सत्य ज्ञान या सच्चा ज्ञान है वो आपको सोच के द्वारा मिलेगा, थिंकिंग के थ्रू मिलेगा।
द यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी मशीन है और मैन उस मशीन का एक पार्ट है, एंड अ कंप्लीट मशीन इन हिमसेल्फ ऑल्सो। और उसके भीतर भी क्या है, एक कंप्लीट मैकेनिज़्म का जो है वो होता है। तो ये किस फिलॉसफी को मान रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके वेस्टर्न फिलॉसफी का ही दिया हुआ है। उसमें से एक है जो कि आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म जो कि मानता है कि जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं आप उनके थ्रू करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करें। ठीक है, क्रिएटिविटी इसको फोस्टर करता है। अच्छा, फ़िलॉसफ़ी की मीनिंग पूछा है, तो फ़िलॉसफ़ी आपके दो वर्ड्स को अगर स्प्लिट करोगे आप, तो ये आएगा आपका, अगर आप फ़िलॉसफ़ी को स्प्लिट करोगे तो एक आएगा आपका फ़िलो और एक आपका आएगा सोफिया। ठीक है, इसका मतलब होगा लव फॉर विजडम, ये बिल्कुल करेक्ट है। जिसमें आपका फ़िलो है वो उसका मतलब होता है आपका ज्ञान, ठीक है, जो नॉलेज है, और जो सोफिया है उसका मतलब होता है लव। तो ज्ञान के लिए जो प्रेम है, जिसको हम इंग्लिश में लव फॉर विजडम कहेंगे। तो आई होप कि इस तरह से जब आप स्प्लिट करके करेंगे तो आपको याद रहेगा और अच्छे से आपको आ जाएगा समझ में। श्रवण मनन निधिध्यासन शिक्षण विधि किससे संबंधित है, तो देखिए ये एंशिएंट टाइम में यूज़ होने वाली विधि है जिसका प्रयोग शुरुआत में किया गया था। वैसे तो ये हमारे भारतीय जो दर्शन है उसमें भी देखा जाता है, किंतु पाश्चात्य दर्शन में अगर आपसे बोला जाए कि श्रवण मनन निधिध्यासन इन लोगों में से किसके में आएगा, तो वो आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद सबसे पहले आया था। तो उस टाइम में भी आप अगर देखेंगे तो आइडियलिज्म में श्रवण मनन निधिध्यासन टीचिंग मेथड को यूज़ किया जाता था। श्रवण मतलब जो चीज़ आपने सुनी, मनन मतलब उसको मन ही मन में रिवाइज़ करना, और निधिध्यासन मतलब फिर उसको प्रैक्टिस करना, उसको अप्लाई करना। यथार्थवादियों ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो आप रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, जो रियलिज्म है, उन लोगों ने कौन से सिद्धांत को यहाँ पे किया है, ज्ञान के लिए ज्ञान, या फिर नॉलेज फॉर इमेंसिपेशन, या नॉलेज फॉर लाइफ, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो रियलिस्ट हैं या जो रियलिज्म है, उनकी थियरी कहती है कि जो ज्ञान है वो जीवन के लिए है। जैसे रियलिस्ट क्या मानते हैं, जो चीज़ आपको सामने दिख रही है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये रियलिज्म वाले मानते हैं कि आपका जो सेंसरी है, अगर सेंसरी एक्सपीरियंस की बात किया जाए, या कौन सत्य ज्ञान को सेंसेस को मानता है, तो दे आर द रियलिस्ट। जो रियलिज्म है वही मानता है, उनका मानना है जो भी ज्ञान है वो जीवन के लिए, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, नाम से ही क्या लग रहा है कि ये ऐसी बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो आदर्शवाद को सोचिए, मैंने आपको जितना थोड़ा थोड़ा बताया, आदर्शवाद जो कि आइडियाज़ पे बिलीव करता है, उसके लिए जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो क्या वो कभी प्रोग्रेसिव हो पाएंगे, नहीं। प्रगतिवाद है, यथार्थवाद, रियलिस्ट, जो सामने दिख रहा है बस उतना ही सत्य हो, उसके आगे नहीं। प्रयोजनवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका प्रयोजनवाद, जिसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, वो है। प्रैग्मेटिज्म का संबंध जॉन डेवी से भी लगाया जाता है, और आपको याद रखना है कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया टर्म है कि शिक्षा वो हो जो आपको क्या करे, आगे बढ़ाए, जो चीज़ आपके जीवन में ज़रूरी है उस चीज़ से आपको मिलाए। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे का है, ये कहना है रॉस का। तो ये रॉस किस फिलॉसफी से बिलीव करते हैं या किस फिलॉसफी में है, रॉस का एक और स्टेटमेंट है कि जो एजुकेशन है और फिलॉसफी है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये भी अगर कभी पूछ दे तो भी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, क्योंकि रॉस जिस भी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं वो फिलॉसफी उनकी नहीं बदलेगी। तो रॉस बेसिकली आपके विश्वास करते हैं नेचुरलिज्म में। इनका कहना है कि जैसे कि एक माली होता है, वो अपने पौधों को क्या करता है, सींचता है, सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन जो टीचर का रोल है यहाँ पे वो एक फैसिलिटेटर की तरह है। वो बच्चे को बता रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो जाकर उसका काम कर नहीं दे रहा है। बच्चा सामने सारा एक्ट सब कुछ बच्चा खुद करता है, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग होता है, जो सिखाने का कार्य होता है, वो टीचर का होता है। तो ये किसका मानना है, नेचुरलिज्म का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये तो आपको आना चाहिए, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ।
मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध ने जिस धर्म को खोजा निकाला, बुद्धिज़्म। मिडिल पाथ की बात करें तब भी, अष्टांगिक मार्ग की बात करें तब भी, ठीक है, ये सारे के सारे आपके बुद्धिज़्म से आ जाएंगे। स्यादवाद की बात करें तो आपका जैनिज़्म आ जाएगा, ठीक है। इनके जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, 23वें पार्श्वनाथ जो कि वाराणसी से संबंधित थे। तो इतना आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू रूसो, कौन सा रूसो से संबंधित नहीं है? प्रकृति की ओर लौटो, निषेधात्मक शिक्षा, विधेयात्मक शिक्षा, स्वतंत्रता। तो देखिए गो बैक टू नेचर, ये तो ठीक है, रूसो का यहाँ पे है। निषेधात्मक शिक्षा, निगेटिव एजुकेशन भी रूसो द्वारा दी गई है। पॉजिटिव एजुकेशन, फ्रीडम, देखिए निगेटिव एजुकेशन दी गई है, पॉजिटिव एजुकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट रूसो द्वारा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और इफ़ यू आर नॉट नो अबाउट रूसो तो आप इसको गलत कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचेंगे निगेटिव एजुकेशन मतलब ये तो कोई निगेटिव बात ही की जा रही है, तो भाई ये तो नहीं होगा, बट नहीं, रूसो की निगेटिव एजुकेशन है, बल्कि पॉजिटिव एजुकेशन जैसा इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो पॉजिटिव एजुकेशन का संबंध इससे नहीं है। स्यादवाद का प्रतिपादन किसने किया है? स्यादवाद जैनिज़्म। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, स्यादवाद या ये जैन से संबंधित है, या आपको मिडिल पाथ कह दे तो ये आपका बुद्धिज़्म से संबंधित है, तो स्यादवाद हो गया। और कुछ इनके जो है बुक्स भी हैं, उनको भी अनेकांतवाद हो गया, ये भी जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो स्पेसिफिक उस रिलीजन से रिलेट कर रही है या उस फिलॉसफी से रिलेट कर रही है, उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसमें से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता मानता है? बौद्ध, जैन, चारवाक। तो एक मिनट, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है। वेयर इज़ द नेक्स्ट अदर ऑप्शन? लेट मी सी इन द इंग्लिश वर्ड। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, एक लास्ट है आपका न्याय। तो देखिए जो आपके 2 स्कूल्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो पहले भी बताया था कि हमारे पास 2 स्कूल ऑफ फिलॉसफी होते हैं, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है, एक आपका ऑर्थोडॉक्स होता है, और एक आपका होता है हेट्रोडॉक्स, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो लोग वेदा में बिलीव करते हैं। इसमें आपका न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ये जितने भी आपके हैं वेदांत वाले, वो सभी के सभी आएंगे। हेट्रोडॉक्स जो कि वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, इसमें यही 3 लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप में आते हैं। बौद्ध वाले, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक, ये डोंट बिलीव इन द फेमिलियरिटी या इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक ये आपके हेट्रोडॉक्स स्कूल से रिलेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय। द लाइसिम, ये जो स्कूल था इसके संस्थापक कौन थे? लाइसिम एथेनियन स्कूल था, एरिस्टोटल ने इस स्कूल को इस्टेब्लिश करा था, तो ये आपको याद रखना है। द रिपब्लिक अगर बोल दिया, रिपब्लिक किसका है? तो रिपब्लिक आपका प्लेटो का है, ठीक है। एरिस्टोटल का लाइसियम, ये एक स्कूल था जो कि एथेंस में था, तो इसीलिए उसको एथेनियन स्कूल भी कहते हैं। द बुक कंटेन्स प्लेटो लास्ट एंड लॉन्गेस्ट डायलॉग, प्लेटो का आखिरी और सबसे लंबा डायलॉग इस किताब में है। किताब का नाम है द लॉज। द लॉज ये प्लेटो द्वारा लिखी गई बुक है, ये भी आपको अब याद रख लेना है, और इसमें इनका सबसे लंबा संवाद है और सबसे बड़ा संवाद है। तो अगर कभी कभी आपको दे दिया द लॉज वॉज रिटन बाई, सो यू शुड नो दैट इट वॉज रिटन बाई प्लेटो। द रिपब्लिक वॉज रिटन बाई, तो ये भी प्लेटो के द्वारा है, और अभी आपने लाइसिम देखा वो एरिस्टोटल के द्वारा है। हमारी खुशियाँ हम पर ही निर्भर करती हैं, हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्व्स, तो दिस वॉज ऑल्सो सेड बाई प्लेटो। ओके, नोवम ऑर्गनम, नोवम ऑर्गमन जो बुक है वो लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। नोवम ऑर्गेनम ये बुक लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा, ठीक है। फ्रांसिस बेकन जो कि आपने इंग्लिश में भी इनको पढ़ा हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्शवाद का सर्वाधिक विरोधी कौन है? तो देखिए जब आप स्कूल ऑफ फिलॉसफी को पढ़ेंगे या फिर आपने बीएड किया होगा जो भी, तो उसमें भी जब आपने पढ़ा होगा तो आदर्शवाद सबसे पहले आता है, और उसके बाद रियलिज़म इसी के विरोध में ही आता है, जो रियलिज़म होता है, क्योंकि ये कहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है थिंकिंग, आप देख नहीं सकते ना थिंकिंग को, तो वो उस चीज़ को हटा करके जो कंक्रीट चीज़ है उसके ऊपर फोकस करता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही आंसर है रियलिज़म। हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, इस बुक को किसने लिखा है? तो हाउ वी थिंक जो बुक है ये लिखने वाले हैं जॉन डीवी।
ये भी आप बुक और राइटर के नाम आप लिख लीजिए। देखिए कितने सारे, कम से कम मुझे लग रहा है इस पेपर में ही आपको जो है, आज के पेपर में ही आपको 3 से 4 आपको मिल चुके हैं, और इसके पहले भी जो 50 क्वेश्चंस कराए थे उसमें से भी आपको मिल जाएंगे। तो आप बुक और उनके राइटर के नाम ज़रूर एक जगह अच्छे से लिख लें। हाउ वी थिंक बुक वॉज रिटन बाई जॉन डेवी। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर। ये किसने कहा है? तो ये हर्बर्ट ने कहा है। किसने कहा है? हर्बर्ट ने। कि जो शिक्षा है आपका वो क्या है? वो डेवलपमेंट है आपके एक अच्छे नैतिक विकास के लिए। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर पर दी जाने वाली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? तो देखिए ये जो बात कही जा रही है कि जो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन है वो सबसे अधिक प्रभावशाली है, इफ़ेक्टिव है, एंड ऑफ कोर्स ये नेचुरल होता है। तो जब कोई चीज़ नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको मिलती है तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से और सरलता के साथ आप उस चीज़ को समझ लेते हो, याद कर लेते हो। जैसे हिंदी है तो आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को आप सीखने से पहले जब विद्यालय में गए होंगे तो आप टूटी फूटी हिंदी के साथ ही गए होंगे, क्योंकि आपके वातावरण में वो बोली जा रही है। यहीं अगर आप फॉरेन में हो या आपके फैमिली इन्वायरमेंट इंग्लिश हो, तो जब आप विद्यालय में जाएंगे तो यू टॉक इन इंग्लिश। तो ये क्या कहने वाले कौन हैं? तो ये आपसे पूछा है किसने कहा है? तो ये जो है फ्रॉबेल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉबेल। मदर्स आर द आइडियल टीचर एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाई होम इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल। सो इट वॉज सेड बाई फ्रॉबेल। हु प्रोपाउंडेड, किसने जो है सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनालिटी को प्रोपाउंड किया है? तो सेल्फ थियरी जो है, स्वतः सिद्धांत जो है, वो देने वाले कोई और नहीं बल्कि कार्ल रोजर है। सेल्फ थियरी जिसमें उन्होंने एक रियल सेल्फ और एक आइडियल सेल्फ की बात करी है, एक वो जो कि आप हैं और एक वो जो कि आप बनना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, समानता है, देन देयर इज़ लेस कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके बिहेवियर अच्छा नहीं है और आप सोचते बहुत अच्छा है और आप चाह रहे हैं बनना, तो इनकॉन्ग्रुएंसी डेवलप होगी एंड देयर इज़ वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आपके खुद के जो स्टीम है उसके में भी, जिसके कारण लो सेल्फ स्टीम और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने थियरी में बताई हैं, जिसमें एनिमस काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं। तो सेल्फ थियरी ऑफ पर्सनालिटी बाय कार्ल रोजर। विच साइकोलॉजिस्ट रिसेंटली डाइड इन 2021? अल्बर्ट बंडूरा, यही थे जो 2021 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। अल्बर्ट बंडूरा इज़ फेमस फॉर हिज थियरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी करना होता है, इमिटेट करने की जो चीज़ें हैं इसके लिए काफ़ी फेमस थे। इनका एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी है जो काफ़ी फेमस है। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, किस साइकोलॉजिस्ट से, देन इट इज़ रिलेटेड विथ अल्बर्ट बंडूरा। ओके, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड टू टेस्ट द रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट मेथड को हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब टेस्ट रीटेस्ट हो, चाहे स्प्लिट हाफ मेथड दे दे, या फिर आपका के आर स्टैंड फॉर कुडर रिचर्डसन मेथड दे दे, या फिर क्रॉनबैच अल्फ़ा दे दे, तो कोई भी मेथड दे दे, दीज ऑल आर मेथड्स यूज्ड फॉर रिलायबिलिटी। क्लियर है? तो नाम याद रखिएगा, टेस्ट रीटेस्ट कह दे, स्प्लिट हाफ कह दे, पैरेलल फॉर्म मेथड कह दे, कुडर रिचर्डसन कह दे, या क्रॉनबैच अल्फ़ा कह दे। ऑल आर यूज्ड फॉर रिलायबिलिटी। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो इसमें जो कितने आपके सब टेस्ट हैं, तो 5। कितने सब टेस्ट होते हैं भाटिया बैटरी में? तो 5 सब टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक न्यूरोसिस की संकल्पना किसने दी? तो आपका एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस जो बात कही गई, ये उन्हें ही दिया गया है जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला था डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि ये करने तो कुछ और जा रहे थे, फिजियोलॉजिकल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट फिर ये साइकोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। उनका नाम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि थे पैवलोव। ठीक है, इवान पेट्रिक पैवलोव। तो इनका एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस इनका दिया गया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, भाटिया बैटरी परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप ये नाम देख रहे हैं, नाम कितने कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रमोहन भाटिया। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रमोहन। देखिए नाम में काफ़ी सिमिलैरिटी इन्होंने रखा है, चंद्र चारों ऑप्शन में दिया है, ताकि अगर आपको सिर्फ एक नाम का पहला दूसरा पता हो तो यू गेट कन्फ्यूज्ड। तो आप पूरा नाम याद रखिए, चंद्रमोहन भाटिया। अच्छा, बुद्धि से संबंधित परीक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? नो टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता का मापन करना है,
और इसमें से कौन सा टेस्ट रिलेट नहीं करेगा? पोर्टियस मेज टेस्ट या WISEC? WISC का मतलब है वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, या इसको स्केल भी कहते हैं, और ये चिल्ड्रन के लिए है। एक आपका WISA भी आता है, ये एडल्ट के लिए होता है, और C लिखा है तो वो चिल्ड्रन के लिए होता है। W यहाँ पे वेस्लर हैं। वेस्लर एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने कभी ना कभी याद की होगी, इंटेलिजेंस की एग्रीगेट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। और इंटेलिजेंस स्केल भी बोला जाता है चिल्ड्रन के लिए। आर्मी बीटा टेस्ट या इंक ब्लॉट टेस्ट। लुक, इंक ब्लॉट टेस्ट आपने पढ़ा है, इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको हरमन रोशा ने दिया है। हरमन रोशा ने दिया है इंक ब्लॉट टेस्ट, दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। याद आया कुछ? हम लोग इसके पहले भी वीडियो में कर चुके हैं कि वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली व्यक्ति के अंदर जो इमोशन सबमिसिव है उनको जगाने के लिए, उनको इनडायरेक्टली वे में सामने वाला व्यक्ति बोल के नहीं बता पा रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये इंटेलिजेंस के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में यूज़ होने वाला आपका टेस्ट है। तो इंक ब्लॉट टेस्ट। टोपोलॉजी की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? टोपोलॉजी ये आपके कर्ट लेविन के थियरी में दी जाने वाली संकल्पना है। इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आया है मैथ से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको याद रखना है। अच्छा, लेविन जो है यहाँ पे इन्होंने आई फील लेविन की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, LAWIN होती है, जिस चेक करके बताइएगा मुझे भी। तो कर्ट लेविन की जो थियरी है जिसमें उन्होंने टोपोलॉजी बताया है, वो टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मैथ से लिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स, फॉरेन, हल, इसके जैसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लिए हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन उठा रहे हैं उस टॉपिक से उठाएंगे तो ज़रूर हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो ऐसे कोई और दूसरे जो है वो आपको नाम दे दें। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आपके पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने लास्ट तक देखी है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद आई हो तो भी उसे कमेंट करें, जिससे कि मेरी भी रेनफोर्समेंट हो कि नहीं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है और साथ ही पसंद आ रही है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं वीडियो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।